हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। सेमेस्टर बी कॉम DUSOL के बी कॉम सेमेस्टर 5 का ये सब्जेक्ट है। और ये डाउनलोड कैसे करते हैं बुक, वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बताते हैं। आप यहाँ पे जाओ DUSOL के साइट पे, और यहाँ पे CBCS में जाना है आपको। और यहाँ पे UG स्टडी मटेरियल है और बी कॉम सेमेस्टर 5 पे जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो इसमें हम दो सब्जेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। एक अपना है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं, मैं शुरू करते हैं। और पहले तो इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या है ये। 5 यूनिट हैं इसके, और CA बनने के बाद ये मेरा पहला सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। और ये सब्जेक्ट मेरे लिए भी बहुत ख़ास है। क्यों, वो भी बताता हूँ आपको। देखो, मैं CA बनने से पहले जॉब में था, लेकिन जॉब के साथ साथ मैंने कंसल्टेंसी भी शुरू कर दी थी, जिसमें मैं किसी स्टार्टअप्स का या फिर US बेस्ड कोई स्टार्टअप है या अदर कंट्रीज़ में स्टार्टअप है, उनके मैं पूरे अकाउंट्स और फाइनेंस को मैनेज करता था। तो CA बनने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं या तो जॉब करूं, और पहले से ही जॉब कर रहा था और अच्छी पोजीशन पे जॉब करूं। मैं पहले फाइनेंस मैनेजर था। तो या फिर दूसरा है कि मैं अपनी कंसल्टेंसी फॉर्म ओपन करूं और अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करूं। ठीक है, तो अब इस एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या फिर इसमें जो भी हम सीखेंगे वो 100% एप्लीकेबल होने वाला है मेरी लाइफ में भी। ठीक है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी मैंने शुरू कर दी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही है, वो सब इस चैप्टर में डिस्कस करूँगा। जैसे कि मेरी आदत है कि जब मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके बताता हूँ, जिससे ईजिली आपको समझ में आ जाए और कुछ याद ना करना पड़े। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाए कि आप आसानी से उसके बारे में किसी को बता सकते हैं। आंसर राइटिंग में हेल्प हो जाएगी और लिख सकते हैं, आप लिख के भी बता सकते हैं और वर्बली भी किसी को बता सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा क्या कंटेंट है, क्या क्या हम कवर करेंगे। तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, जिसमें लेसन 1 है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। एंटरप्रेन्योरशिप को समझेंगे, सोसाइटी को समझेंगे, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशन होती है एक एंटरप्रेन्योर से या फिर एक बिजनेस से। लेसन 2 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें ग्लोबलाइजेशन का असर क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप पे, उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट कैसे होती है वो जानेंगे। फिर यूनिट 2 है इंडिविजुअल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि भाई इंडिविजुअल क्या है या एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कैसे इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करें। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपने बिजनेस करने का आइडिया, जिसको हम काम करेंगे उस आइडिया पे और एक बिजनेस बनाएंगे। देखो, पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक नौकरी लेना नहीं है। अगर नौकरी लेने के पर्पज़ से हम पढ़ेंगे तो शायद अभी CA बनने के बाद मैं नौकरी ही कर रहा होता। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज, लेसन 2 एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट सिस्टम। फिर यूनिट 3 एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस, उसमें क्या प्रोसेस है, कैसे हम अच्छा एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और यूनिट 4 है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट क्या क्या करते हैं, कैसे उसकी सक्सेस होती है, क्या क्यों उसकी वजह से क्यों वो फेल रहते हैं। और यूनिट 5 है मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, की बिजनेस में मैनेजर्स का क्या इम्पैक्ट रहता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस में फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या रहता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रहता है, और मार्केटिंग एस्पेक्ट देखेंगे बिजनेस का। ये सारा का सारा जो सब्जेक्ट है वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस कैसे बनाएगा, बिजनेस से क्या एक्सपेक्टेशन रहती है सोसाइटी की, बिजनेस के क्या सक्सेस हैं, क्या फेलियर है, क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों पास होते हैं बिजनेसेस, क्यों बिजनेसेस प्रॉफिट कमा पाते हैं, क्यों नहीं कमा पाते, वो सारी एक तरीके से ये सब्जेक्ट एक जर्नी है जिसको हमें एक साथ जिएंगे। हम इस जर्नी में हम एक साथ चलने वाले हैं। तो सिर्फ सब्जेक्ट समझ के इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसको सोचेंगे और अपने आइडियाज़ को अपने दिमाग में विजुअलाइज करेंगे इस चीज़ को कि हाँ यार, क्या हम कल के हम भी अपने एक बिजनेस बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या हमें सीखने की
ज़रूरत है। या फिर आप किसी बिजनेस में जाओगे नौकरी करने के लिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट रहेगी कि हाँ यार, ये जो कंपनी है ये एंटरप्रेन्योरशिप ही है, यहाँ पे कैसे खुद को हम डेवलप करें। ठीक है, जिसमें लेसन नंबर 1 है यूनिट 1 का, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। यहाँ से हम शुरू करते हैं पढ़ना। ये है लेसन 1। तो जैसा कि मेरा टारगेट यही रहता है, जैसे मैंने पहले भी 7-8 चैप्टर सब्जेक्ट्स मैंने फिनिश किए हैं DUSOL से। सेमेस्टर 3 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट से सेमेस्टर 4 के, सेमेस्टर 5 के, सेमेस्टर 6 के भी होंगे, तो वो सब मैं प्लेलिस्ट में मेंशन कर देता हूँ। तो इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें इससे रिलेटेड जितने लेक्चर्स होंगे वो मैं उसमें अपलोड करता चला जाऊँगा। तो ये आपका पहला लेक्चर है। ठीक है, इसमें हमें क्या नॉलेज लेनी है, कैसे नॉलेज लेनी है, उसका एक प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं। ठीक है, देखो मेरी जो क्लासेज होंगी वो 15 से 20 मिनट का लेक्चर एक जनरली रहता है। उस 15 से 20 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं शेयर कर पाऊँ, ताकि ईजी रहे आपकी अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि भाई कोई भी एंटरप्रेन्योर, जो भी बंदा कोई अपना बिजनेस बनाता है, तो वो क्यों बना पाता है बिजनेस? क्योंकि उसके पास एक आइडिया है, एक इनोवेटिव आइडिया है, कुछ नया करने की पर्पस से, कुछ नई खोज करने की चाहत से वो कुछ करना चाहता है, और वही उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल को ले लेते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं यहाँ एंटरटेन कर रहा हूँ? नहीं, और मुझे एंटरटेन करना भी नहीं है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई सब जो है वो प्रोफेशनल्स को पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या कोई जो कॉलेज के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, या फिर उनका ऑब्जेक्टिव किसी तरीके से फ़ीस लेके अपना काम चला देना है, भाई कुछ शॉर्टकट तरीके बता देने हैं, भाई किसी तरीके से एग्ज़ाम पास हो। मोस्टली बच्चों का ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है कि भाई अपने को पास होना है। तो मैंने अपने आप को एक ऐसे कैटेगरी से बाहर कर लिया कि मेरे चैनल पे वही बच्चा है जो सिर्फ पास करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं, जिसको कंप्लीट में रियल सेंस में ग्रेजुएट होना है। तो जब मैंने खुद को ऐसे कैटेगरी से अलग किया, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे वीडियोस पे व्यूज़ कम आएंगे, मेरे चैनल की ग्रोथ कम होगी। बट दैट इज़ नॉट माय ऑब्जेक्टिव टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स और टू गेट मोर व्यूज़। नहीं, मेरा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, और ना ही मुझे बच्चों से कोई फीस चार्ज करनी है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा इनोवेटिव आइडिया क्या है कि भाई मैं तो बंदे को, जो भी इस वीडियो को देखेगा, मैं उसको एक कोशिश करूँगा, अपना एक बेस्ट एफर्ट लगाऊंगा कि एक टीचर के तरीके से नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के पर्पज़ से नहीं, उसको रियल सेंस में उस ज़िंदगी में उस सब्जेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करे वो सिखाना है। तो भाई बहुत कम बंदे आएंगे ऐसे सीखने के लिए, क्योंकि ये माना जाता है कि भाई कॉलेज में पढ़ता ही कौन है, जब लास्ट महीना होता है तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पलट लेते हैं, पास हो जाते हैं। बट ग्रेजुएशन के बाद उनकी जर्नी बहुत टफ होती है, क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने काम करके देखा है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भी लिया है मैंने। जब उनसे बीकॉम से रिलेटेड भी टॉपिक्स पूछता हूँ, या पूछता था मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे। तो यही सब आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते चले गए, यार कुछ ना कुछ अच्छा करना है उन बच्चों के लिए जो सच में अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि भाई एक इनोवेटिव आइडिया से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू होती है। अब क्योंकि ये चैनल मेरा मोनेटाइज भी हो गया है, तो आप देखते होंगे कि वीडियोस के बीच में कभी कभी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, आप उसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ाई ज़्यादा ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। लेकिन कोई बंदा अगर उस वीडियोस को देखता है तो उससे मुझे थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ जाता है। तो मैं किसी से कोई फ़ीस नहीं लेता है, लेकिन अगर मान लो किसी ने गलती से एडवर्टीजमेंट्स भी देख ली तो उससे थोड़ा बहुत पैसा आता है। अभी तक मेरे यूट्यूब से कोई इनकम मेरी हुई नहीं है। फर्स्ट उसमें $100 होने पे मैं उसे विड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, और ये चैनल जस्ट ही मोनेटाइज हुआ है, बहुत पहले से मोनेटाइज नहीं था ये। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि भाई पिछले कई सालों से टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन हुए, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ गए। आज आप देखो टेक्नोलॉजी की वजह से मैं ईजिली अपने घर में बैठ के आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ। नहीं तो यही मैं पहले, आज से 10 साल पहले मैं सोचता तो मैं क्या करता, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता या फिर प्राइवेट कोचिंग देता, किसी के घर जाके पढ़ा लेता। तो आज मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मुझे दिया जा रहा है यूट्यूब, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही है,
टेक्नोलॉजिकली इनोवेशन ही है। आज आपके हाथ में मोबाइल है, आप इजीली ट्वीट कर सकते हो, आज इजीली आप गूगल कर सकते हो, किसी चीज़ की जानकारी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सीख सकते हो। तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रही हैं, एनवायरनमेंट्स बदल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्लियर करने वाला बंदा ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। अब मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू की तो मैंने देखा यार जो मोस्टली सीए हैं वो लोगों को टैक्स की कंसल्टेंसी दे रहे हैं, ऑडिट की सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन जो एक बिजनेस ओनर है वो ये चाहता है कि कोई तो ऐसा बंदा हो जो हमें ये गाइड करे, जो हमें हेल्प करे प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में, जो हमें हेल्प करे इंटरनल कंट्रोल सेटअप करने में, जो हमारी बहुत सारे तरीके की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो हम चाहते हैं जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी, वो हमें बना के दे। तो मैंने वही एरिया सेलेक्ट किया कि मैं तो बिजनेस को यही सारी सर्विसेज दूंगा, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को मैंने ढूंढा और फिर उसमें एक अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना ली अपने इनोवेटिव आइडियाज से, ठीक है। तो यही है एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी। इट इज़ पॉसिबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ऑनर दैट वुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बिजनेस ऑनर जो बिजनेस बंदा बनाना चाहता है वही क्या बनेगा, एंटरप्रेन्योर। एंड एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेट अप अ बिजनेस डीलिंग विद फाइनेंशियल रिस्क टू गेन प्रॉफिट। और एंटरप्रेन्योर कौन कहलाता है, वो व्यक्ति जो बिजनेस बनाता है इस वजह से कि भैया कल होके इसमें रिस्क भी तो है, पैसा भी तो लगता है, तो पैसा लगा के रिस्क अगर लगा रहे हैं, रिस्क है तो प्रॉफिट भी कमाएंगे। अब सोचो, आप जो नौकरी करने की सोचोगे या फिर नौकरी कर रहे होगे तो क्या वहाँ कोई रिस्क है? क्या आपका पैसा डूबने के चांसेस हैं? क्या आपने बहुत सारी बड़ी फैक्ट्री सेटअप कर ली? क्या आपका ऑफिस है? नहीं। तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, आप समय दे रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं अपनी बात करूँ, मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू की तो फाइनेंशियल रिस्क तो मैंने ले लिया कि मैं एक सैलरी ले सकता था, वो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। और सेकंड चीज़ कि ये भी गारंटी नहीं है कि मैं हर महीने कितना बिजनेस बना पाऊँगा, हर महीने मेरी कितनी अर्निंग हो पाएगी, है ना। लेकिन क्यों ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं सैलरी में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक की सैलरी ले लूँगा शायद 5 साल 10 साल बाद। लेकिन यहाँ अगर मैंने एफर्ट लगा दिया, अपना रिस्क ले लिया, तो शायद मैं 1 साल में या 2 साल में ही इतना महीने का बना सकता हूँ या फिर इतने का बिजनेस बना सकता हूँ। रिस्क है तो फिर गेन भी है। आज मेरे पास अगर मैं जॉब नहीं करता हूँ तो बहुत सारा टाइम अवेलेबल है अपने हिसाब से मैनेज कर, अपने हिसाब से उसको जीने के लिए। अदरवाइज आप जॉब में रहते हैं तो आपको पता है भाई 10 बजे ऑफिस किसी हाल में पहुँचना ही है, 8 घंटे वहाँ देना ही है, चाहे काम हो ना हो, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस है कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही सारे है कि इस चैप्टर में हमें यही सब सीखना है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट, ये एंटरप्रेन्योर वर्ड कहाँ से आया, तो ये फ्रेंच का वर्ब है। फ्रेंच में एक वर्ब बोल सकते हैं, वर्ब मतलब क्या कि कोई भी काम करने वाली क्रिया, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंच में वर्ब है एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेटर। एंटरप्रेटर से डेवलप हो गया एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ से वो वर्ड आया और उसी को हम इस पूरे सिलेबस में समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो लोग बिल्डर्स थे उनको एंटरप्रेन्योर्स बोलते थे क्योंकि वो अपना बिजनेस बना रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिस्ट एंड बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट यूज द टर्म एंटरप्रेन्योर एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच वॉज डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑल अदर लेबर कैटेगरी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट ही तो हूँ, मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, लोगों को मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देता हूँ, तो मैं अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल रहा हूँ कि भाई एक नए एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पर मैं चल पड़ा हूँ। तो इन्होंने बोला। अब एंटरप्रेन्योर का और देखते हैं, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में एंटरप्रेन्योर को क्या बोला गया है, ऑनर ऑफ द स्मॉल स्केल बिजनेस। वो क्या होते हैं, ऑनर होते हैं छोटे स्केल के बिजनेसेस का। तो स्मॉल स्केल बिजनेस जो चला रहा है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, विजन, मिशन, स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान। एक विजन होना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, एक मिशन होना चाहिए कैसे उसको हम करेंगे, किस कैटेगरी में या किस स्टेज तक हम ये हासिल कर लेंगे। और स्ट्रैटेजी में वो प्रोसेस डिफाइन होगा
इस प्रोसेस के साथ चलेंगे तो हमें इतना कुछ करना पड़ेगा। और एक्शन प्लान, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सब बता देता हूँ, विजन बता देता हूँ कि भाई अगर मैं फिटनेस गोल की बात करूँ तो मेरा विजन है कि मैं 10 किलो वेट कम कर लूँगा, ये एक विजन है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि विजन में ये बोल सकते हो कि यार मैं बहुत ही फिट बंदा रहना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ। फिर मिशन में ये बोल सकता है कि हाँ मैं 10 किलो वेट कम करना चाहता हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी में ये बोल सकते हैं कैसे होगा यार ये 10 किलो वेट कम, जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, 10,000 स्टेप्स पूरे कर लेता हूँ, जो मैं एक्चुअली करता हूँ। तो और भी कुछ आइडियाज़, एक्सरसाइज कर लेंगे बहुत, या डाइट सही से रख लेंगे, ये स्ट्रैटेजी। और एक्शन प्लान, कई लोग विजन भी रखेंगे, मिशन भी रखेंगे, स्ट्रैटेजी बना लेंगे, लेकिन एक्शन ही नहीं होगा। तो क्या वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी या कोई भी टारगेट अचीव कर सकते? नहीं कर सकते। तो एक्शन प्लान में क्या होगा यार, ठीक है सुबह उठे 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए, जिम चले गए 2 घंटे के लिए, तो ये एक्शन प्लान है कि भाई कल उठना है, स्टेप्स पूरे करने, जिम जाना है। तो आप विजन, मिशन, स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान, ये चारों जब तक नहीं होंगे तो कुछ नहीं अचीव किया जा सकता। आपकी पढ़ाई में भी एप्लीकेबल है ये, हमारे नॉर्मल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, और यही एंटरप्रेन्योरशिप में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? तो जैसा कि हमने देखा कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस चलाने वाला बंदा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वो बंदा जो फाइनेंशियली रिस्क लेता है, जो रिस्क लेने के बेसिस पे गेन की इच्छा करता है, प्रॉफिट कमाने की इच्छा करता है, वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वो बंदा जो किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढ के एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना लेता है, अपने लिए बिजनेस करने का मौका बना लेता है, वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर कहलाता है। वही सारी चीज़ें उन्होंने डेफिनेशन में लिख दी है। एन एंटरप्रेन्योर इज वन who creates a new business in the face of risk and uncertainty of achieving profit and growth opportunities and assemble the necessary resource to capitalize on those opportunities। मतलब एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कि रिस्क सहता है, जिसको ये नहीं पता मैं प्रॉफिट कितना कमा पाऊंगा, उसको ये भी नहीं पता मेरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या होगी, लेकिन वो जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उसको उस अपॉर्चुनिटी को कंप्लीटली तरीके से अपने बिजनेस के लिए यूज में लाने वाला बंदा ही एंटरप्रेन्योर कहलाता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इज अ पर्सन हु कंबाइंस वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस the raw material, convert the raw material into a finished product and creates utility in the product and sell the product in the market in order to earn profit। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बहुत सारे फैक्टर्स, प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल लाना, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना, उसकी पैकिंग करना, उसको फिनिश प्रोडक्ट बना देना, उसके लिए मार्केट में ले जाना, उसको बेचना और बेच के उसको पैसा कमाना, वही है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इतना सब कुछ जॉब में रह के करने की ज़रूरत नहीं है। ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी टफ है, मुश्किल है, लेकिन गेन भी ज़्यादा है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर एज अ रिस्क बियरर, भाई एंटरप्रेन्योर तो वही होगा ना जो रिस्क बियर करेगा, जिसको रिस्क सहने की क्षमता होगी इसके अंदर, ठीक है ना। रिस्क बियरर का मतलब है भैया मैं रिस्क ले सकता हूँ। अब जैसे मैंने अपने पापा को बताया कि भाई पापा देखो मेरे पास 2 ऑप्शन है, अब तो मैं पहले भी जॉब में था, एक्सपीरियंस भी है मेरे पास जॉब का, तो या तो मैं और बेटर कंपनी में बेटर पोजीशन के लिए अप्लाई कर दूं और एक नए जॉब की शुरू करूँ आफ्टर सीए, या फिर मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करना चाहता हूँ। मैं एक नहीं 50 बिजनेसेस को हेल्प करना चाहता हूँ। इस यूट्यूब पे मेरा एक प्लेलिस्ट है इंडस्ट्री प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं पूरे देश के ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस करने वालों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। उनको ऐसा लग रहा है ये बंदा हमारी प्रॉब्लम को समझता है, और मैं उन पे उनसे रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए मैं बैंकर्स से, चीफ मैनेजर लोगों से मिलता हूँ, आरबीआई को लेटर लिखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, अलग अलग स्टेट में बिजनेसेस से बात करता हूँ। तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। पापा को समझाया मैंने कि भाई ये रिस्क है। रिस्क क्या है? उन्होंने पूछा रिस्क किस बात का है? कि भाई हो सकता है कि जितनी सैलरी मैं आपको पहले दे रहा था उतनी नहीं दे पाऊंगा, उतनी अर्निंग नहीं होगी मेरी, तो ये रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। तो इतनी कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। अदरवाइज ये बनने के बाद तो सोसाइटी का इतना प्रेशर है कि अब तो ये बस पैसे कमाएगा किसी तरीके से भाई, लेकिन मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जाना है, बिजनेसेस बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस से कनेक्ट होना है, तो टाइम लग जाएगा। तो उनको समझा दिया भाई आप 1 साल का मान के चलो फाइनेंशियल रिस्क। उन्होंने ये पूछा भी कितने महीने का रिस्क है, तो मैंने बोला 1 साल। फिर बोलते अच्छा उसके बाद कितना प्रॉफिट है? मैंने उनको ये समझाया देखो भाई सैलरी में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक जाने की सोचूंगा, भाई अगले 5 साल में इस सैलरी पर पहुँचना है, लेकिन बिजनेस एक ऐसा जिसमें मैं 1 साल में भी पहुँच सकता हूँ,
2 साल में पहुंच सकता हूं, तो हाई गेन भी है। तो मतलब ठीक है। अब यही सारी चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो यहाँ भी लिखा है, देखो। Entrepreneur is an economic function who undertakes such responsibility of uncertainty which by its very nature cannot be insured nor capitalized nor salaried to। मतलब आपको यहाँ पे सैलरी भी नहीं मिलने वाली है एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें जो मैंने पापा से डिस्कस की वो यहाँ लिखा है कि कैसे भी है रिस्क करना, रिस्क सहना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर एज एन ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर क्या होता है? ऑर्गेनाइजर होता है जो ऑर्गेनाइज करता है। उसके पास कोई कॉन्सेप्ट आया, उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करता है, उस विजुअलाइजेशन में देखता है कि मुझे इस काम को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, उसको कन्वर्ट कैसे करूँगा, उसका फिनिश प्रोडक्ट कैसे होगा, उसको बेचूंगा कैसे, ये सारा काम किसका है भाई? ये एक ऑर्गेनाइजर ही कर सकता है। जो बंदा ये बोलता है अरे यार मुझे बस एक चीज़ समझा दो यार, मैं तो एक चीज़ कर दूंगा, वो ऑर्गेनाइजर नहीं है। ऑर्गेनाइजर के कंधों पे जो जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सबकी होती है। अगर मैं बोलूँ ना तो अभी हमारे घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वही रियल ऑर्गेनाइजर हैं। आपको आपकी पढ़ाई की टेंशन है, किसी को अपनी जॉब की टेंशन है, राइट। लेकिन एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उनको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, घर में मतलब राशन पानी से रिलेटेड, घर कैसे चलेगा रिलेटेड, सब है उनके दिमाग में। आपकी सेफ्टी कंसर्न सब कुछ रहता है। तो ये है ऑर्गेनाइजर, एंटरप्रेन्योर एज एन ऑर्गेनाइजर। तो हमारे मम्मी पापा भी छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, ठीक है। तो अब इसमें देखो, दीज आर मोरल क्वालिटीज फॉर वर्क जजमेंट, प्रिजर्वेंस एंड अ नॉलेज अबाउट द बिजनेस वर्ल्ड। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जानना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी वर्क बहुत ज़रूरी है। प्रिजर्वेंस मतलब लगातार कंसिस्टेंट होकर अपने गोल के प्रति फोकस रहना, और बिजनेस वर्ल्ड को समझना। कमांड ओवर सफिशिएंट कैपिटल, जितनी हमारे पास संपत्ति, इतनी हमारे पास पूंजी है, उससे कैसे बिजनेस बना सकते हैं। और अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट तो कंफर्म नहीं है ना कि इतना हम प्रॉफिट कमा ही लेंगे। सैलरी थोड़ी ना कि 30 दिन काम कर ले तो सैलरी एक डेट पे क्रेडिट हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये एंटरप्रेन्योर्स को आप एज ए ऑर्गेनाइजर भी बता सकते हो। एंटरप्रेन्योर एज एन इनोवेटर। इनोवेटर मतलब जिसके पास नया इनोवेशन है, किसी चीज़ की उसने खोज की है। अगर कोई बंदा कोई नई चीज़ खोज कर रहा है ना, तो समझो वो एक बिजनेस बना रहा है। वो उस खोज की वजह से अमीर बन जाएगा, वो उस खोज की वजह से बिजनेस बना लेगा, उस खोज की वजह से किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, खोज कर दी ना उसने। आपको पता है थॉमस अल्वा एडिसन सिर्फ बल्ब का आविष्कार करके सिर्फ आविष्कारक ही नहीं, इनोवेटर ही नहीं रहा, वो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी उसने शुरू कर दी थी। और उसने बहुत सारे लाइसेंसेस बेचे इस चीज़ के, भाई बनाओ, आज पूरी दुनिया में बल्ब बन रहे हैं। और भी नई नई चीज़ उन्होंने खोज की। किस वजह से, क्यों कर रहे थे खोज? क्योंकि उनकी खोज ही उनके लिए प्रॉफिट का काम कर रही थी, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि हम किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर का काम कर रहे हो। आपके पास नया प्रोडक्ट है, मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, तो इनोवेशन है ये, ठीक है। न्यू प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उस एक नए प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दी, इसकी वजह से प्रोडक्ट नए बन सकते हैं, तो ये भी इनोवेशन है। न्यू मार्केट में जाना, वहाँ पे पिछले जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कैसे अपने प्रोडक्ट को अलाइन करना है, उनसे बेटर दिखाना है, ठीक है ना। नए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल देखना है, कैसे रॉ मटेरियल का सप्लाई के नए नए सोर्सेज हम देखेंगे। ये सब के सब क्या है, ये इनोवेशन के, जो एंटरप्रेन्योर्स इनोवेशन की तरफ जाता है। तो एंटरप्रेन्योर रिस्क बियरर होता है, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजर होता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो पूरे के पूरे अनसर्टेनिटी और प्रॉफिट जो होता है कि भाई मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको भी मॉरली सपोर्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब फिर से वही है कि डेफिनेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है। अब हमने इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ ली है, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड कर लेना, और नहीं भी रीड करोगे तो चलेगा, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन वही है जो बंदा रिस्क बियरिंग की कैपेसिटी रखता है, जो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की
कैपेसिटी रखता है, जो अनसर्टेनिटी और हाई प्रॉफिट को सह सकता है, ठीक है ना, वो सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अब चलते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर्स के फीचर्स क्या हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो क्या हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करें या फिर ब्रेक लेके दूसरे वीडियो में आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।